टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बॉडी का जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उसमें उतना ज्यादा हीट होगा, जितना ज्यादा हीट होगा तो पर यूनिट एरिया उतना ज्यादा हीट जाएगा कि नहीं। ये बेटा अपना जेब ले भरा पड़ा है, भूख लगी किधर होटल में खाना खाएंगे तो 20 रुपए टिप भी देंगे, अब खाने भर का ही पैसा तो टिप कहाँ से देंगे। हाँ बेटा थोड़ा थोड़ा कम पैसा है, टिप देना बनता है, 5 रुपया रखेंगे। एक बात बोल रहा हूँ, ज्यादा पैसा है मेरा बात समझा, तो ज्यादा होगा तो ज्यादा देंगे, कम होगा तो कम देंगे। तो वही है बॉडी का क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा मतलब उतना ज्यादा हीट होगा, उतना ज्यादा पर यूनिट एरिया हीट बाहर जाएगा। सेकंड बेटा ओके सुनना, नेचर ऑफ द बॉडी, नेचर ऑफ द बॉडी बोले तो बॉडी ब्लैक बॉडी है, नॉर्मल बॉडी है। ब्लैक बॉडी होगा तो ज्यादा हीट एब्सॉर्ब क्या होगा, ज्यादा हीट जाएगा। व्हाइट बॉडी होगा आई मीन पॉलिश सरफेस होगा तो ज्यादा हीट लिया ही नहीं होगा, अरे ज्यादा हीट होगा नहीं तो ज्यादा हीट देगा कहां से। मेरा पॉइंट समझा। तीसरा सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी, सरफेस एरिया अगर ज्यादा होगा तो पर यूनिट एरिया कम एनर्जी पास होगा, और सरफेस एरिया ही कम होगा तो फिर उसमें से ज्यादा हीट बाहर जाएगा। और भी देखो ना एमएससी पावर का एरिया के साथ इनवर्स वेरिएशन गेटिंग। अगला यस इनवर्स वेरिएशन में जितना ज्यादा टाइम तक हीट बाहर जाएगा उतना कम हीट जाएगा। याद रहेगा बाबू, यही सारे पॉइंट्स थे। तो मैं क्या बोलता हूँ, पहले आप लोग सबसे पहले डेफिनेशन कौन सा जो दिया है, उसके बाद ये फॉर्मूला क्या क्या टर्म्स यूज की, उसका यूनिट और वो 4 पॉइंट्स। 4 मिनट है तुम्हारे पास।
Next. Okay. Coefficient of MSC power और MSCVT. सुन रहे हो? Coefficient of MSC power of और MSCVT इसको बोलते हैं. इसका सिंबल क्या है? E. कोई मुझे बताएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. What is dielectric constant K? It is defined as a ratio of permittivity of a given medium to permittivity of the free space. Epsilon upon epsilon naught. बराबर है. उसी तरह से यहाँ पर भी हमारा MSC coefficient of MSC power of और MSCVT है. MSCVT is R upon R naught. What is R upon R naught? R MSC power of ordinary body. सेम साइज का सेम बॉडी रहने दो. सिर्फ ऑर्डिनरी की जगह पे क्या होना चाहिए? ब्लैक बॉडी होना चाहिए. लैम्प ब्लैक का पूरा कोटिंग होना चाहिए. हाँ हाँ हाँ, उसी को ब्लैक बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं ना बेटा. तो अगर सेम साइज का दो बॉडीज है, एक ऑर्डिनरी बॉडी और एक ब्लैक बॉडी है, तो ऑर्डिनरी बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना हीट एमिट करेगा अपॉन वो ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम कितना हीट एमिट करेगा. उस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बोलो. एमएससीवीटी. याद रहेगा सबको एमएससीवीटी क्या है? पक्का, कोई दुविधा नहीं? ठीक है. तो कोएफिशिएंट ऑफ एमएससी पावर और एमएससीवीटी क्या है? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ MSC power of ordinary body to MSC power of black body. R upon R. याद रहेगा. इसका यूनिट क्या होगा बेटा? तो नो यूनिट. क्यों नो यूनिट? प्योर रेशियो है ना, R upon R है ना, तो दोनों के यूनिट क्या हो जाएंगे? कैंसिल. तो आप इसका ना डेफिनेशन लिख लो और ये फार्मूला लिख लो. फिर मैं किरचॉफ्स लॉ आपको बताता हूँ और उसका डेरिवेशन भी यहाँ पे करवाता हूँ. किरचॉफ इसको लिख लो पहले, फिर हम लोग किरचॉफ्स को पढ़ते हैं. पहले एमएससी कोएफिशिएंट ऑफ एमएससी का डेफिनेशन इन फॉर्म.
Done. तो यहाँ देखो सब लोग, अभी किरचॉफ्स लॉ क्या है? किरचॉफ्स लॉ तो सबका नोटबुक बंद करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझेगा। नोटबुक बुक सब बंद करो और पहले तुम मुंह बंद करो। ये देखो तो देखो ना बेटा, किरचॉफ्स लॉ है A equals to E. What is it? ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। और ये क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिव पावर, बोले तो एमिसिव। अभी अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ A equals to E। सीधी सी बात है बेटा, जो ज्यादा पैसा कमाएगा वही ज्यादा खर्च करेगा। तो कौन ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है तो ज्यादा कमा सकता है? तो जिसका एब्सॉर्प्शन पावर ज्यादा होगा उसी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिव पावर भी तो ज्यादा होगा। देख, ब्लैक बॉडी का एमिसिव पावर तो फिक्स्ड है, बट ऑर्डिनरी बॉडी में जितना ज्यादा हीट रहेगा उतना ज्यादा हीट एमिट करेगा ना पर यूनिट एरिया पर यूनिट। तभी तो ई का वैल्यू ज्यादा होगा। अरे ई का फॉर्मूला क्या है? R अपॉन R नॉट। उसमें से R क्या है? Q बाई A T। जब R का वैल्यू ज्यादा होगा तभी तो पर एरिया पर यूनिट ज्यादा हीट प्रूव करना है। एक्चुअली मतलब एक स्टेटमेंट ही प्रूव नहीं करना, स्टेटमेंट ही है। बट इस स्टेटमेंट को दूसरी तरह से भी वो लिखते हैं। कैसे? देखो, सिंस A is equals to E, but E is equals to क्या होता है? R upon R naught, therefore A equals to R upon R naught। अरे हाँ तो बोलो। So R naught is equals to क्या? R upon A। मीन्स कोई ऑर्डिनरी बॉडी है, उसका एमिसिव पावर और उसके कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन का जो रेशियो है वो किसका इक्वल होगा? ब्लैक बॉडी के एमिसिव पावर का इक्वल होगा। तो सर देखोगे ना तो वहां पे दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल टू एमिसिव। और उसको सॉल्व करके यहाँ तक पहुंचेंगे तो दूसरा वाला भी स्टेटमेंट वो लोगों ने दिया है शायद। क्या क्या दिया स्टेटमेंट? रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी टू कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज इक्वल्स टू एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट द सेम टेंपरेचर। दिया है कि नहीं? तो आप लोग क्या करोगे, सुनो ना मेरी बात, तो बाद में करना। पहला वाला जो स्टेटमेंट वो लिख के ये लिखोगे, यहाँ तक सॉल्व करोगे और फिर जाके दूसरा वाला स्टेटमेंट लिखोगे। वेट वेट, अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, मुझे उसको प्रूव करना है। ये डायग्राम आपकी बुक में शायद नहीं दिया है, तो जरा ध्यान से देखना। सुनो ना साहब, ये हमारा टेम्परेचर इंक्लोजर है। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर इंक्लोजर?
देख कितने एडिक्टेड लोग हैं, बोला 10 मिनट का शाम बैठ, 10 मिनट शाम में बैठ सकते मलिक छे देख ये टेम्परेचर इंक्लूजन जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। मान लो यहाँ पे दो बॉडीज है, एक ऑर्डिनरी बॉडी और एक ब्लैक बॉडी है, फिर भी दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा या सेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और दोनों को इस टेम्परेचर इंक्लोजर में रख देंगे तो आफ्टर सम टाइम सेम टेम्परेचर मेंटेन करेगा कि नहीं। आज सुबह ही मैंने बात बताया था, हम लोग यहाँ पे जो आए हैं, कुछ लोग दूर से आए होंगे, कुछ लोग नजदीक से आए रहेंगे, तो दूर से आए रहेंगे, भाग भाग के आए रहेंगे, या फास्ट चल के आए रहेंगे, या ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके आएंगे, ज्यादा वार्म इन किया होगा ना चलने के लिए, उनका बॉडी ज्यादा वार्म हुआ रहेगा, कोई बाजू में से आया रहेगा, कूल एंड काम रहेगा। बट इस रूम में बैठने के बाद आधे घंटे के बाद 15 मिनट के बाद ऑलमोस्ट सबके बॉडी का वही टेम्परेचर हो जाएगा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, क्योंकि हर बॉडी सराउंडिंग के उस सराउंडिंग को ही अडॉप्ट करता है, बराबर है। अब यहाँ पर भी वही चीज है, मे भी दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा। अब इस टेम्परेचर इंक्लूजन में प्लेस कर दिया, आफ्टर सम टाइम दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा कि नहीं, रहेगा ना। ये बॉडी सराउंडिंग से कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा और सराउंडिंग में फिर कितना हीट बाहर निकालेगा। सिमिलरली ये ब्लैक बॉडी भी सराउंडिंग से कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा और ये कितना हीट बाहर निकालेगा, ये मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। कोई है आप लोगों में से बताने वाला कि ऑर्डिनरी बॉडी सराउंडिंग से कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा और सराउंडिंग में कितना हीट एमिट करेगा। सिमिलरली ये वाला बॉडी भी सराउंडिंग से, जो ब्लैक बॉडी है, सराउंडिंग से कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा और कितना हीट एमिट करेगा। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। अभी तक जो भी हम लोगों ने फार्मूलास पढ़ा है उसमें से कौन सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। कमान देख के बताओ, देख के बताओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जरा देख के बताओ, थोड़ा इन्वॉल्व हो डेरिवेशन में। जब सारी बोलोगे तो तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। चलो यहाँ देखो, सर यहाँ देखो, आज ही हम लोगों ने पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज QA by Q, आया ना। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज QA by Q, but what is QA? Amount of heat energy absorbed by the body. Q क्या है? टोटल, और एक क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। तो QA क्या होगा, मींस कितना हीट एनर्जी वो बॉडी एब्सॉर्ब करेगा, जितना कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन है और जितना टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंसिडेंट हुआ है। आया ना, यही है ना फॉर्मूला जो सुबह में हम लोगों ने पढ़ा था। कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन का, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ amount of radiant heat energy incident on the, sorry, absorbed by the body to amount of radiant heat energy incident on the body. तो A equals to QA by Q, तो QA is equals to क्या हो गया, AQ। तो कितना हीट एक बॉडी एब्सॉर्ब करेगा सराउंडिंग से, A into कितना हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो टोटल एरिया से कितना एब्सॉर्ब करेगा मल्टीप्लाई बाय ए। बेटा मान ले यहाँ पे
हम सब 50 लोग बैठे हैं, कोई तो आया स्कीम लेके कि भाई चलो पर स्टूडेंट भाई कुछ तो एक 5-5 हजार रुपया दे रहे हैं ऐसे ड्यू टू सम रीजन, है ना। अभी सबको अमाउंट तो पैसा बराबर ही मिलने वाला। अगर एक को मिल रहा 5,000 तो टोटल 50 लोगों को कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे तो टोटल अमाउंट आएगा ना। तो वही चीज है, यूनिट एरिया से इतना हीट एब्सॉर्ब हो रहा है स्मॉल इनटू क्यू, तो टोटल एरिया से कितना एब्सॉर्ब करेगा तो मल्टीप्लाई बाय, बराबर है। चलो ये हीट एब्सॉर्ब करेगा, जब हीट एब्सॉर्ब करेगा तो बॉडी बिकम्स हॉट बॉडी। अब हॉट बॉडी होगा तो क्या हीट उसके अंदर ही रह जाएगा, एक्सचेंज करने का रूल है ना, बोले तो प्रीवोस्ट थियरी। अब वो हीट सराउंडिंग में जाएगा बेटा। अब ये बॉडी हीट एब्सॉर्ब तो कर लिया, एमिट कितना करेगा, अब उसके लिए फॉर्मूला है R इक्वल्स टू Q बाई AT। कितना हीट एमिट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, इतना हीट एमिट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, कितना बोलो R, जितना उसका एमिसिव पावर। तो उसका एमिसिव पावर क्या है R, इतना हीट एमिट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो टोटल एरिया से कितना एमिट करेगा, आया ना, क्लियर है सबको, कोई दुविधा नहीं है इसमें। चलो ब्लैक बॉडी की बात करते हैं, ए सराउंडिंग से कितना हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, Q इंटू ए, क्या बेटा बोलो, लिखा है ना इसमें, क्या वैल्यू है, अरे देख इधर लिखा है छोटा सा ए स्मॉल ए लिखा है यहाँ पे, देख बीच में, अरे दोनों के बीच में स्मॉल ए लिखा है, मैंने ध्यान से देखो। अरे लिखा है ध्यान से देखो, क्या बोल रहा है, वो लड़की ने बोला फिर तुमको सुनाई तो देगा, अच्छी से सुनाने देती ना। अरे उसने बोला ना रे ब्लैक बॉडी है, उसके कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूं या नहीं लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, तो है ना, चल ना ले बट क्यों बोल रहे यार, अरे क्यों है इतना हीट एनर्जी बॉडी क्या करेगा बेटा बोलो, एब्सॉर्ब, समझा ना। ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, इसके लिए ए को नहीं लिख रहा है। एमिट कितना करेगा बोलो, एमिट कितना करेगा, आरओ, क्यों आरओ, ब्लैक बॉडी है ना रे, आर नॉट बोल सकते हैं, इतना एनर्जी एमिट करेगा, आर ओ क्यों लिख रहे हैं या आर नॉट क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ ब्लैक बॉडी, इतना हीट एमिट करेगा पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो टोटल एरिया ए से कितना करेगा तो मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। चलो ये हीट एब्सॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, एमिट करेगा, मैं बोल सकता हूं दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज इक्वल्स टू दिस, पूछोगे नहीं क्यों, अरे इन दोनों का टेम्परेचर वही है ना जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है। अगर एक बॉडी का टेम्परेचर इज इक्वल टू सराउंडिंग का टेम्परेचर, तो बॉडी क्या करेगा, जितना हीट एब्सॉर्ब करेगा उतना ही एमिट करेगा, तभी तो सराउंडिंग के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है ना। देख अभी भी सारी बातें वही सुबह वाली हो रही है, प्रीवोस्ट थ्योरी जो बोला था वही अभी भी चल रहा है, यही पढ़ा था ना बेटा, कोई भी बॉडी जितना हीट एब्सॉर्ब करेगा उतना ही क्या करेगा, एमिट, कब, जब उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर के जितना है तब, और वही तो बताया था हम लोगों ने क्लोजर में रखा है, मतलब दोनों का टेम्परेचर वही होगा जो सराउंडिंग का टेम्परेचर, मतलब वो जितना हीट सराउंडिंग से लेगा उतना ही सराउंडिंग में हीट देगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, फॉर क्या लिखेंगे, AQA इक्वल्स टू R, बराबर है, AQ is equals to R, इक्वेशन नंबर 1।
for ब्लैक बॉडी, क्या बोलेंगे ब्लैक बॉडी के लिए? क्यूए कौन कौन छू? आर नॉट, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या बोलेंगे? डिवाइड इक्वेशन 2 या 1 बाय इक्वेशन 2। तो 1 में क्या है? ए क्यूब डिवाइड बाय क्यूब, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर नॉट, क्यू क्यू छू, ए इक्वल्स टू आर बाय आर नॉट, बट E is equals to R by R naught. Therefore, E is equals to E H के टर्म्स का है ना बेटा। तो देख मैं इसको रब नहीं करता हूँ, बट इसका पार्ट नहीं है डेरिवेशन का। ये कहाँ से है इसके लिए लिखा है। तो आप लोग अभी ना सबसे पहले यहाँ वाला स्टेटमेंट लिखो, ए छापो, दूसरा वाला स्टेटमेंट, फिर डायग्राम ड्रॉ करो, ये सब लिख लो, और कुछ इसमें से चाहिए रहेगा तो लिख लेना। इफ यू विश, तुमको कुछ चाहिए उसकी जरूरत है कोई बात नहीं। 5 मिनट तुम्हारे पास, 5 मिनट्स पहले हाथ मार जाते।
सुनो सब हो गया
गया सबका? तो जल्दी लिखो। Closer, closer. B can go as रब करें कोई blue. What is difference between MSU power and coefficient of MSU power? What is difference between emission and transmission? Emission और transmission में क्या है? अच्छा, रेडिएशन क्या है? अब ब्लैक बॉडी क्या है? अच्छा, जाने दो। हार्मोनिक क्या है? ओवरटोन क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या है? पाटिल से कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे? नहीं, करंट में कौन सा चल रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। व्हाट इज गॉसेस थ्योरम? गॉसेस थ्योरम क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी में क्या फर्क है?
कैल्विन्स मेथड और मीटर ब्रिज में क्या फर्क है? मतलब नाले कैसा बिहेव कर रहे हैं, सब बोलते हो, तो सुन रहा हूँ। नालायक, नालायक, ये बेकार। तो ध्यान देगा तो तेरा ही भला होगा ना रे। तो क्या सोचता रहेगा, सर पढ़ा रहा हूँ, बाद में पढ़ लूँ। बात आता ही नहीं रे बेटा, लिख ले, बात कभी नहीं आता बाबू। ऐसे देखते देखते बोर्ड एग्जाम आ जाएगा, फिर वो बोलते हैं ना, फिर ऐसा लगे यार शिट में थोड़ा पहले से पढ़ लिया हो। पर ध्यान दे दे, ध्यान दे तो। चलो आगे बढ़े। से अभी तक इनको हुआ कॉपी करने में लोग इतना टाइम लगा। ओके, अभी हमको पढ़ना स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। सुन रहे हो ना, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। रात को उसने नहीं ना। ओके, हम बात कर रहे थे स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। इट इज सेम एज दैट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जो 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था हम लोगों ने। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद है? पढ़ा था, चुप है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहाँ था, बोल कौन से टॉपिक पे था बोल? ये हम लोगों ने पढ़ा थर्मल प्रॉपर्टीज में। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हुआ था। मैं नहीं करा था, मैं नहीं करा था सर। अरे मेरे को याद है, तुमको एग्जाम्पल भी दिया था, तुम्हारा बर्थडे और पापा ने 2 लाख रुपया दिया। तुम लोग जैसे मॉल में जाओगे, फटाफट भाई पैक कर, और शाम हो जाएगी, पैसे खत्म हो गए रहेंगे, तो भाई सोच समझ के। मतलब मेरे कहने का मतलब इतना था, जिस बॉडी में जितना ज्यादा हीट रहेगा ना, उतना फटाफट हीट बाहर एमिट होगा, उतना ज्यादा हीट एमिट होगा। जब अंदर का बॉडी का हीट कम हो जाएगा तो एमिशन भी कम हो जाएगा। अरे भाई रोज की औकात 200, ज्यादा अब मिल गया 2 लाख, 200 गुना हमारी औकात बढ़ गई है। तो बेटा क्या होगा, मॉल में घुसेंगे तो पता ना बहुत पैसा है, उसका कुछ भी प्राइस रहेगा, इससे बहुत अरे पैक कर, पैक कर, प्राइस देखने भी नहीं जाएंगे, पता है बहुत ज्यादा पैसा। और बेटा शाम हो जाएगा, पैसे काफी खर्च हो गए रहेंगे, उस समय पे कोई चीज पसंद आई तो हमारा पोपट ना हो जाए, पैक कर वाले में पता चला उतना पैसे ही नहीं, तो जाके बराबर उसका प्राइस देखेंगे, अपना जेब चेक करेंगे, बराबर है तब बोलेंगे पैक कर। डिफरेंस आ गया ना बेटा। तो जब बहुत ज्यादा होगा तो फटाफट एमिट होता है, कम हो जाता है तो स्लो हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। उसी तरह से यहाँ पे है स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। दोनों सेम ही है, लेकिन ना दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर हमारा मतलब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से थोड़ा सा ही ज्यादा है, ज्यादा 20-30 डिग्री ज्यादा है, मान लो सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 है, तो बॉडी का टेम्परेचर 50-60 होना चाहिए, तब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई। लेकिन अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर के कंपैरिजन में बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तब स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन यूज होता है। कभी कभी कोई ऐसा पूछता है कि भाई, तो मतलब जब तुम देखो तो फॉर्मूले में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्या है, dq by dt is directly proportional to theta minus theta c। और यहाँ पे क्या बेटा पता है, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन में, स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन क्या है? स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन, MSU power of a black body, MSU power of a black body is directly proportional to 4th power of absolute temperature। टेम्परेचर का पावर 4 और यहाँ पे टेम्परेचर का पावर कुछ भी नहीं, 4 और कुछ में बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। तो कोई ऐसे बोलता है कि सर
ए वाला कब अप्लाई करने का और ए वाला कब अप्लाई करने का, क्योंकि दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है बेटा। ये कब अप्लाई करने का मैंने बताया है, जब बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत ज्यादा बड़ा होगा तब। और अगर बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा 20-30 डिग्री ज्यादा, तब ये वाला फॉर्मूला। बड़ा बात सबको समझा। तो स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन states that emissive power of a black body is directly proportional to fourth power of its absolute temperature. Absolute temperature का मीनिंग मैंने पहले भी बताया है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी शुड बी इन केल्विन। केल्विन में रहेगा तो ही absolute, ठीक है। तो R is directly proportional to T power 4. Therefore, R0 equals to sigma T power 4, where sigma is Stephen's constant. Stephen's constant, where sigma is Stephen's constant. ठीक है। इसके यूनिट्स भी है, इसका वैल्यूज भी है। थोड़ी देर के बाद बताता हूँ क्या, इसको थोड़ी देर रहने देते हैं यहाँ पर, क्योंकि ना बेटा अभी बताऊंगा तो तुमको समझेगा नहीं आया कहाँ से। तो थोड़ी देर के बाद बताता हूँ कि उसका वैल्यू क्या और उसका यूनिट क्या है। अब यहाँ पे मैं और क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर आर क्या है, Q/AT। एमएसयू पावर क्या है, अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा T पावर 4। Therefore, Q/T is equals to A sigma T power 4. Amount of heat emitted per unit time, एरिया को दूसरे साइड लेके चला। तो यहाँ पे मैं 3 फॉर्मूले लिख सकता हूँ। देखो, मान लो तुम रोज का 10,000 रुपया कमाते हो, आप लोग मान लो, बोला था मान लो, तो मान लो आप लोग रोज का 10,000 रुपया कमाते हो और रोज का 12,000 रुपया खर्च करते हो। तो यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें हैं, एब्जॉर्प्शन 10,000, एमिशन 12,000 एंड लॉस 2,000। 3 अलग अलग चीजें हो गई कि नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हौसला कमाओ। देखिए कितना अच्छा बात बोल रहे, वो तो सर कमाओ ही मत, हाथ पर तोड़ के बैठ जा बेटा। नाल है अमाउंट ऑफ radiant, amount of radiant heat energy, amount of radiant heat energy emitted by black body, emitted by black body per unit time, A sigma T power, A sigma कितना हीट क्या करेगा, एमिट करेगा। दूसरा, अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी absorbed by black body per unit time। देख बेटा, ये तो यूनिवर्सल लॉ है ना कि बॉडी हीट को एब्सॉर्ब भी करता है, एमिट भी करता है, मतलब एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज करता है। तो एक्सचेंज में लेना और देना दोनों होगा ना। तो इतना हीट तो दे रहा है, जो किस पे डिपेंड करता है, उसके बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा हीट होगा, उतना ज्यादा हीट एमिट करेगा। बट एट द सेम टाइम वो सराउंडिंग से हीट एब्सॉर्ब भी तो करेगा ना। कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा, जितना A sigma T0 power 4। But what is T0? Surrounding temperature। T0 क्या बेटा बोलो, सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि कितना हीट एब्सॉर्ब करेगा।
और कितना हीट एमिट करेगा किस पे डिपेंड करेगा, उसके खुद के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अमाउंट ऑफ रेडिएंट heat energy lost by black body per unit time, कितना लॉस करेगा बेटा, a सिग्मा t पावर 4 माइनस a सिग्मा t 0 पावर 4, तो a सिग्मा एज इट इज t पावर 4 माइनस t 0 पावर, इतना हीट वो लॉस करेगा, इतना हीट एमिट करेगा, एब्सॉर्ब करेगा, इतना उसका हीट लॉस होगा। मेरा बात सबको समझे तीनों भी। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला किसके लिए है, दिस फॉर्मूला इज फॉर द ब्लैक बॉडी ओनली, स्टीफन्स लॉ इज ओनली फॉर द ब्लैक बॉडी। लेकिन ऑर्डिनरी बॉडी के लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, तो लिखेंगे फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, हमारे पास फॉर्मूला है आर ई आर नॉट, कहां से आए बोलो, कहां से आया, एमिसिविटी से, कोएफिशिएंट ऑफ एमिसिव पावर से आया ना, आर इक्वल्स टू ई आर नॉट, बराबर है। बट आर का वैल्यू होता क्या है, क्यू बाई एटी, ई एज इट इज है, और आर नॉट क्या है, सिग्मा टी पावर 4, तो क्यू बाई टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए ई सिग्मा टी पावर 4। मतलब अभी किसके लिए फॉर्मूला हो गया बोलो, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए। यहाँ पे दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे ई और यहाँ पे ई नहीं है, एकदम ध्यान से देखोगे तो इधर भी ई है, और उसका वैल्यू 1 है। अरे ब्लैक बॉडी है ना, ए इक्वल्स टू ई, जब ए का वैल्यू 1 तो ई का वैल्यू, बट यहाँ पे ई का वैल्यू 1 नहीं होता, इसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद फिर से आप तीन चीजें ए लिखोगे, 1 2 3, फिर से लिखो, सिर्फ क्या डिफरेंस हो जाएगा बेटा बोलो, अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एनर्जी एमिटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी, यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, ई, सिर्फ ई आ जाएगा, ऑर्डिनरी बॉडी ई, ऑर्डिनरी बॉडी कहां से आया, इस समझने से कैसे, इसके बाद तीन चीजें फिर से लिखना। वेट, अभी भी यहाँ वाला पार्ट बाकी है बेटा, देख, ए फॉर्मूला हो गया क्यू ए टी सिग्मा टी पावर 4, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल्स टू व्हाट इज सिग्मा, क्यू ए टी पावर 4, तो इसका ऐसा यूनिट जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन पावर 4, बोले तो वॉट मीटर स्क्वायर के पावर 4, डन, ऐसा यूनिट, सीजीएस यूनिट और सेंटीमीटर स्क्वायर के पावर 4, वैल्यू 5 6 7 8, क्या बोला, 5 6 7 8, 5.67 into 10 power minus 5 6 7 8 याद रखो, 5.67 into 10 power minus 8, और यूनिट तो यही रहेगा, वॉट मीटर स्क्वायर, याद रहेगा सबको। ये हो गया हमारा स्टीफन्स लॉ ऑफ रेडिएशन, ये देख इसको छाप लो, इसके बाद शायद खत्म हो गए, रेडिएशन वाला पार्ट खत्म है,
हम लोग क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स पहले कर लेंगे, फिर केडीजी वाले पार्ट में चलते हैं। कम ऑन इंडिया, कम ऑन डू पहला स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट्स का प्रेडिक्शन का स्टेटमेंट लिखना है पहला। पेपर बोला सर, आपने नहीं बोला, मैं तो कुछ नहीं बोला था, तो कर ही रहे हो। आया ना
Let's put that having everything still better. वो better उसका सब कुछ है. अभी दिखा. उसी का मैंने बता. Hence ऐसा ना मतलब उसके पास सब कुछ होने के बाद वो ब्रेक मार कर दिखा रही है. तो तुम लोग सुपर टैलेंटेड हो कि आने बात रोकना में किधर गई बैठ का चला Okay, breakfast. ये चीजें फिर से 3 बार लिखना, ऑडिटर रिपोर्ट।
हाँ वो तो रहेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट हेलो सुनो हेलो 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 क्या हो गया सबका की नहीं हुआ? अच्छा जिसका हो गया वो ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में बताओ। ग्रीन हाउस इफेक्ट मोबाइल निकाल सर्च करके बता चल फास्ट वो मेरे को भी दिखेगा। बता बोल क्या है ग्रीन हाउस? हाँ वो बोल रहा बोल। नालायक पढ़ने को नहीं बोला मैंने, एक्सप्लेन करने को बोला। हेलो सुनो सब हो गया सबका लिख के सब नोटबुक बुक सब बंद करो। सुनो जा बेटा जा, घर के टीवी बच्चे वेट कर रहे हैं।
प्लीज बात सभी सी ग्रीन हाउस इफेक्ट कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हीट रेडिएशन को नहीं पास हो रहे देते। जैसे हीट रेडिएशन का कैसा बेटा, वो तो वैक्यूम में से भी पास हो सकता है, बट हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज करने पड़ते हैं जो हीट रेडिएशन को पास नहीं होने देगा, उसको ट्रैप करके रखेगा लाइक दैट। जैसे बेटा अगर हम बात करें, जैसे अभी हमारे एसी कोचेस की बात करें, एसी बसेस की बात करें, या एरोप्लेन्स की हम बात करें, तो जो ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास रहता है उसमें डबल लेयर रहता है और बीच में वैक्यूम रहता है। क्यों? हीट के पास होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है। एक्चुअली हीट 3 तरह से पास होता है, आज भी बताया था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन में से रेडिएशन को तो हम कभी भी स्टॉप नहीं कर सकते क्योंकि वो वैक्यूम में से भी पास हो सकता है, बट कंडक्शन और कन्वेक्शन को तो स्टॉप कर सकते हैं ना। इसके लिए बेटा उन दोनों के बीच में वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, तो कंडक्शन कन्वेक्शन से हीट बाहर जाने का बंद हो जाता है या बाहर का हीट अंदर आने का बंद हो जाता है। फिर हमारा अंदर वाला पार्ट कूल रह जाता है, बाहर की गर्मी अंदर नहीं आता। थोड़ा बहुत तो आएगा ही आएगा। क्यों आएगा बेटा? वाया रेडिएशन, बिकॉज हम रेडिएशन को स्टॉप नहीं कर सकते, बट वो वैक्यूम क्रिएट करके कंडक्शन कन्वेक्शन को तो बंद कर सकते हैं ना बेटा। एनीहाउ मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, जैसे बेटा एक सर्वाइवल के लिए थोड़ी हीट की जरूरत है। जैसे ये जो हार्वेस्टिंग होता है, जिसको फसल पैदा करना बोलते हैं बेटा, या जो फार्मर्स होते हैं बेटा, वो जो बीज जमीन के अंदर डालते हैं ना बेटा, उसको लिए दूसरी तरह हीट चाहिए। हीट मिलेगा तो ही बेटा उसमें से, आई मीन यू कैन से हार्वेस्टिंग के लिए थोड़ी हीट की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा ठंडी हो गया तो बराबर होगा ही नहीं, वो खराब हो जाएगा, उससे सब डैमेज हो जाएगा। तो जहाँ पे कोल्ड कंट्रीज है, जहाँ पे बहुत आइस है, वहां पे लोग क्या करेंगे, तो वहां पे ना पूरे फील्ड का ना शेडिंग कर दिया जाता है, शेड लगा देते और अंदर हीट जनरेट करते हैं। और ऐसा मटेरियल का शेड रहता है जो हीट को अंदर ही ट्रैप करके रखता है, उसको बाहर जाने नहीं देता। अरे कितना भी हीट जनरेट करोगे, बाहर ठंडी रहेगा, फट से पूरा ठंडा कर देगा। लेकिन ऐसा मटेरियल्स यूज करते हैं ना कि जो हीट को बाहर जाने नहीं देगा, जिसकी वजह से अंदर हीट रहता है, उनका हार्वेस्टिंग होता है। कहीं ऐसा भी होता है कि ज्यादा हीट की जरूरत नहीं है, तो वहां पर भी शेडिंग करके रखते हैं, जितना हीट चाहिए उतना ही। ये बता ना बेटा, यहाँ से 100 किलोमीटर के रेंज पे ना एक ये है बोईसर स्टेशन है, वो हाईवे से जाएंगे तो 100 किलोमीटर पड़ेगा, थोड़ा सा घूम घूम के जाना पड़ता है। उधर मेरे फ्रेंड का फार्म हाउस है, 7-8 एकड़ में उसका फार्म हाउस है। और ऐसा पिकनिक के लिए भी हम लोग जाते हैं, क्लास वाले भी जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि बेटा वहाँ पे स्विमिंग पूल है, फ्लोइंग रिवर है, 7-8 रूम्स है, गार्डन से सब है, मतलब उधर अच्छा है। और बाकी ना 3-4 एकड़ में वो लोग क्या करते, खेती करते, खेती वहां पे जो पैदा करते हैं उसी, मतलब वही मतलब बोलते ना हम लोग ऑर्गेनिक वाला सब, वो सब सिस्टम है वहां पे। तो बाहर का नहीं, सब अंदर के वो खुद का खेती का वेजिटेबल्स वगैरह सब यूज करते हैं लाइक दैट। वो लोग ना थोड़ा फ्लावर्स वगैरह का भी खेती करते हैं, उसकी ज्यादा हीट की जरूरत नहीं रहती, तो वो लोग ना बस शेड लगा के रखे, जितना हीट चाहिए उतना ही आएगा। समझ रहे ना मेरी बात? तो वहां पे बाहर के हीट को अंदर नहीं आने दिया जाए और उसी तरह से कभी अंदर के हीट को बाहर नहीं जाने दिया जाए। तो जो मटेरियल है जो हीट को क्या कर रहा है, एब्सॉर्ब, नॉट एब्सॉर्ब कर रहा, मतलब बाहर जाने नहीं दे रहा, ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस। अभी ये जो हम लोग बात करते हैं ना कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मतलब उस ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने के लिए ना हमको ट्रीज लगाने हैं या प्लास्टिक्स यूज नहीं करने हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है बेटा? देख, ये जो पोल्यूशन हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और हमारे अर्थ सरफेस पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का लेवल बढ़ रहा है। देखो कभी ऐसा होता है, मत बोल बीच पर, कभी ऐसा होता है बेटा कि बारिश के टाइम पे ना पूरा मौसम सब क्लाउडी हो जाता है, पूरा क्लाउड हो जाता है ना, तो हमको बहुत गंदा वाला गर्मी फील होता है, मतलब ओशन बोलते हैं ना, ओशन, उसमें फैन भी काम नहीं करता, सिर्फ एसी काम करता है। फैन के नीचे बैठेंगे ना फिर भी पसीना होगा और बहुत सफोकेशन होगा, अजीब सा होता है। क्यों ऐसा होता है? पूरा क्लाउड की वजह से ना अर्थ का जो हीट है अर्थ पे ही रह जाता है, अदरवाइज वो हीट किधर होता है, हीट होता है ना रेयर होके, लाइट होके ऊपर ऊपर जाके एटमोस्फेयर में चला, क्लाउड की वजह से हीट जा नहीं पा रहा है,
इतना गंदा वाला हीट है कि वो इरिटेशन होता है, ओशन होता है, ट्रैप ना पूरा हीट। और बारिश हो जाए तो क्लाउड हट गए, पूरा हीट ऊपर चला गया, पूरा ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए। तो एक्चुअली वही चीज अभी यहाँ पर हो रहा है, क्लाउड नहीं है पर जो अर्थ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो जो भी हीट है ना बेटा, यहाँ पे जितना भी हीट जनरेट हो रहा है उस हीट को ट्रैप करके रख लिया है, हीट को ऊपर जाने ही नहीं दे रहा। मेरा बात समझा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर रहा है, हीट को ट्रैप कर रहा है। ट्रैप करने की वजह से हमारे आसपास का टेम्परेचर बढ़ रहा है बेटा, इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। इसका सबसे गंदा वाला इफेक्ट ये है बेटा कि हमारी स्मेल्ट हो। अब जितना अगर पूरा आइस, आपको पता है ना बेटा, सब आइस को छोड़, हमारे हिमालय भी अगर पूरा मेल्ट हो गया ना, पूरा हमारा समझ ना गए हम लोग सब पानी के अंदर एक्वाटिक एनिमल्स बन जाएंगे। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? तो एक ग्लोबल वार्मिंग का सबसे इफेक्ट ये है। तुम लोग कभी ऐसा सर्च मारोगे ना, एक दो कंट्रीज तो ऑलमोस्ट पानी में जाने के कगार पे आ गई है। वहां का सी लेवल का इतना ज्यादा हो गया ना कि वहां पे मतलब वो अंदर ही चले जाएंगे कुछ सालों में, जो बढ़ रहा है बहुत गंदा इफेक्ट है। दूसरा बात क्या, हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं ट्रीज लगाओ? ट्रीज हम लगाते तो, तुम तो बायो स्टूडेंट हो बेटा, पता है जो ग्रीनरी होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ सन कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करके अपना फूड प्रिपेयर करे और साथ में रिलीज क्या करता है, ऑक्सीजन। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ट्रीज लगाओ, उतना ज्यादा ट्रीज, जितना ज्यादा ग्रीनरी होगा उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्सॉर्ब करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम होगा तो हीट एब्सॉर्प्शन कम होगा, ऑक्सीजन लेवल ज्यादा होगा। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा? प्लास्टिक्स वगैरह क्यों यूज करने को नहीं बोलते हैं? प्लास्टिक्स वगैरह में कुछ ऐसे जो डिकम्पोज ही नहीं हो, डिकम्पोज नहीं होगा, और उस मतलब समझ ना बेटा, अभी जितने भी गटर्स हैं क्यों जाम पैक हो जाते हैं बेटा? ये प्लास्टिक्स वगैरह सड़ेगा नहीं, पूरा गटर जाम हो जाएगा, गटर जाम होगा तो समझ ना बेटा कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही तो बनेगा ना सड़न से, सब उधर से पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मीनिंग समझा? अभी हम लोग बात करते हैं ना बेटा, समझना, मैं और लेट मतलब अर्ली 2000 की अगर मैं बात करूँ ना, अर्ली 2000, ये 2021 चल रहा है ना, अर्ली 2000 20-21 साल पहले भी बेटा ना, अगर हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर 40 के आसपास जाता था ना, तो लोग हमको बोलते थे बाप रे कितना ज्यादा टेम्परेचर है, कितना ज्यादा गर्मी है। आजकल बेटा ना गर्मी के दिनों में नॉर्मल टेम्परेचर 43-44 तक जाता है। 43-44 का मतलब समझते हैं? हमको ना ज्यादा फीवर कब होता है? 104 डिग्री। किसी ने बोला तो 104 डिग्री नहीं होता, एक्चुअली फ़ारेनहाइट होता है। 104 फ़ारेनहाइट का फीवर मतलब बहुत हाई फीवर माना जाता है। देखा, 104 फ़ारेनहाइट मतलब होता है 40 डिग्री। हमारे सराउंडिंग का टेम्परेचर 42-43 रहेगा तो क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर 35 पे रहेगा? हमारे बॉडी का भी टेम्परेचर 42। मतलब जितना तेज फीवर होना चाहिए ना, उससे भी 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा के टेम्परेचर हम लोग गर्मी में पहुंच जाते हैं। क्यों? तबियत खराब होता है इसकी वजह से। मैंने इसको कभी फील किया था पता है? तो अपने मोबाइल में सब आता है ना क्या टेम्परेचर है राइट नाउ। मैंने शिरडी में गया था लास्ट, वो क्या 2 साल पहले शिरडी, पता है वो सब दर्शन के बाद भंडारे में खाना खाने को जाते हैं। वो भंडारे में जा रहे थे ना खाना खाने के लिए, तो सब बोल रहे थे ना बहुत ज्यादा ऐसा गर्मी करके, तो सब मोबाइल में देखा तो टेम्परेचर 42 था। तो मैं वही सोचा अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 42 है तो हमारी बॉडी का भी टेम्परेचर 42 बोले तो हमारा जो हाई फीवर है 40 डिग्री सेल्सियस, उससे भी 2 डिग्री सेल्सियस है बेटा ना। आजकल पहले हमारे को बुक्स में लिख के आता था स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340, अभी लिख के आता है 344। काय को 344? अभी का जो राइट नाउ जो टेम्परेचर हम लोगों ने भी तो पढ़ा है ना, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बढ़ता है। जब सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड नहीं बढ़ेगा क्या? हम लोग पहले बोलते थे 330 to 340, मैंने कितने पर लिख के दिया है 330 to 340। अभी जो नए वाले बुक्स आए ना उसमें स्पीड ऑफ साउंड लिख के देता है 344 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 344 मीटर पर सेकंड एट एनटीपी लिख के देते हैं। और हम नॉर्मली ऐसे इतना टेम्परेचर आजकल हो है नहीं। तो ये था ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी हम लोग नेक्स्ट टाइम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं फिर केटीजी करते हैं। चलो बाय, थैंक यू।